हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की हिंदी। हिंदी व्याकरण स्टार्ट करेंगे हम आज से। तो देखिए, व्याकरण में आपका सबसे पहले है वाक्य। इससे पहले आप क्लास 9 तक आपने वर्ण पढ़ा, इसके बाद शब्दों के बारे में पढ़ा, वर्णों के आपने भेद किए और उनके बारे में आपने डिटेल में पढ़ा। इसके बाद शब्दों और शब्दों के भेदों के बारे में पढ़ा। क्लास 9th में आपने वाक्यों को पढ़ा है और इसी में भी आपका 10th में भी इसी का सिलेबस में भी है। तो देखिए, वाक्य क्या होते हैं, सभी जानते हैं वाक्य क्या होते हैं। शब्दों के मेल से बनते हैं वाक्य, और जो अपने कुछ न कुछ अर्थ छिपाए रहते हैं। यानी कि एक ऐसा शब्द जिनको हम एक ऐसे व्यवस्थित क्रम में रखेंगे, उसका एक निश्चित अर्थ आना चाहिए। ऐसा नहीं है शब्दों को मिला दिया और उसका कोई अर्थ ना निकले तो उसे वाक्य नहीं कहा जाएगा। तो यहाँ पर जो वाक्य की परिभाषा लिखी हुई है कि वाक्य शब्दों के मेल से बनते हैं और आप अपने में कुछ न कुछ अर्थ छिपाए रहते हैं। यानी कि उन वाक्यों में कुछ न कुछ अर्थ होता है। अर्थ की पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए इन शब्दों को एक व्यवस्थित क्रम में रखा जाता है। शब्दों को हम व्यवस्थित क्रम में रखते हैं और फिर उसका एक अर्थ निकलता है। ठीक है। इस प्रकार सार्थक शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जो पूरा आशय प्रकट करता है उसे वाक्य कहा जाता है। इससे पहले आपने वर्ण भी पढ़े हैं और शब्द भी पढ़े हैं। तो देखिए, सार्थक शब्दों क्या कहा गया है कि सार्थक शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जो पूरा आशय प्रकट करता है उसे वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे वाक्य कहते हैं। तो यहाँ पर वाक्य के बारे में कुछ बातें कही हैं पॉइंट में कि सार्थक शब्दों या पदों के मेल से बनते हैं। और पद क्या जानते हैं आप? पद आप जानते हैं, शब्द या पद। पद कब बनता है? वो जब वो किसी वाक्य के अंदर में या वाक्य के व्यवस्थित क्रम में आता है तो उसे पद कहा जाता है। क्लास 9th में आपने पद का जो व्याकरण में पद बुक को डिटेल में पढ़ा है कि पद क्या होते हैं, और इन्हीं पद के अंदर आपके सभी व्याकरण के कॉन्सेप्ट भी आ जाते हैं। तो देखिए, मैंने कहा राम घर जाता है। मैं पदों और शब्दों में यहाँ पर अंतर बताऊं। राम घर जाता है, राम घर जाता है। ठीक है, ये एक वाक्य है और इस वाक्य में ये जो है शब्द हैं, ये शब्द है। अब इन शब्दों, इसको शब्द नहीं कहा जाएगा, इसमें यहाँ पर पद कहा जाएगा। ये पद है वाक्य की। क्या है? पद है। अब यदि मैं यहाँ पर राम को कहूँ, राम को अलग से, राम आपका क्या है? एक शब्द है। ऐसे ही घर भी आपका एक शब्द है और जाता भी आपका एक शब्द है और है भी आपका क्या है? एक शब्द है। अब जब आप अलग अलग इनको कह रहे हैं कि ये राम शब्द है, कोमा घर भी शब्द है, जाता भी शब्द है और है भी आपका एक शब्द है। अब इस शब्द को हमने एक व्यवस्थित क्रम में यहाँ पर लिख दिया है। क्योंकि इन्हीं शब्दों को हमने व्यवस्थित क्रम में लिखा है, इसलिए हम इसे शब्द नहीं, अब हम इसे पद कहते हैं। ठीक है ना। क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा पद और शब्द में क्या अंतर है। तो कुछ भी अंतर नहीं है। शब्दों को जब आप क्या करते हैं? व्यवस्थित क्रम में लिखते हैं और उनसे एक वाक्य बनता है, एक अर्थ निकलता है, तो यहाँ पर ये पद कहलाते हैं। नहीं तो ये यहाँ पर शब्द है। यहाँ पर राम शब्द है अलग से और यहाँ आपका राम पद है। तो जब वो किसी वाक्य के अंदर आता है वही शब्द, उसे पद कहा जाएगा। और जब आप उसको अलग से इस प्रकार से लिखेंगे राम, तो इस समय राम आपका एक शब्द है। ठीक है। और यहाँ पर राम आपका पद है। यहाँ पर घर आपका एक शब्द है, ये अलग से लिखा गया शब्द है और इसमें आप इसको पद कहेंगे। ऐसे ही जाता यहाँ पर शब्द है लेकिन यहाँ पर वो पद है। तो यहाँ पर जो परिभाषा लिखी है उसमें क्या लिखा था कि सार्थक शब्दों या पदों के मेल से बनते हैं। कौन? वाक्य। ठीक है। यहाँ पर हम क्या कहेंगे? पूर्ण और स्वतंत्र होते हैं। वाक्य क्या होते हैं? पूर्ण होते हैं और स्वतंत्र होते हैं। वक्ता की कही बातों का आशय स्पष्ट करते हैं। तो जो भी वक्ता है, वक्ता यानी कि बोलने वाला, तो वक्ता की कही हुई बातों को क्या करते हैं? उनका क्या आशय है, बोलने का क्या आशय है, ये सब जो है क्या करते हैं? शब्द वाक्य जो है स्पष्ट करते हैं। शब्दों का एक निश्चित क्रम रखते हैं और हिंदी वाक्यों का पद क्रम इस तरह होता है। तो जिससे हम बात कर रहे हैं ना, हिंदी वाक्यों का पद क्रम इसी प्रकार से होता है।
अब देखिए किस प्रकार से होता है। सबसे पहले आपका कर्ता आएगा, फिर आपका कर्म आएगा और फिर कोई पूरक शब्द होगा जो कि क्रिया के साथ या तो जुड़ा होगा या कर्म के साथ जुड़ा होगा। तो पूरक आपका कोई सभी जो क्रिया के साथ भी जुड़ सकता है और आपका कर्म के साथ भी जुड़ा होता। तो हिंदी जैसे आप इंग्लिश में कोई सेंटेंस लिखते हैं तो सेंटेंस लिखने की क्या वहां पर एक हमने आपको उस टाइम आप टीचर आपको क्या बताता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से ये फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ऐसे ही हिंदी में आप कोई वाक्य बनाते हैं, वही चीज है, वाक्य का मतलब सेंटेंस से है, तो वही चीज हिंदी में भी हम यहाँ पर किस प्रकार से बनाया जाता है। सबसे पहले आपका कर्ता आता है, ठीक है, कर्ता यानी कि जो किसी भी वाक्य में काम करने वाले को कर्ता कहा जाता है। इसके बाद आपका कर्म आता है, हिंदी में आपका कर्म आता है, लेकिन इंग्लिश में आपका पहले वर्ब आता है, ठीक है ना। तो यहाँ आपका पहले कर्म आएगा, कर्म का मतलब जिस पर उस कार्य का प्रभाव पड़े। अब इसके साथ कोई पूरक शब्द हो सकता है जो कि कर्म के साथ जुड़ा हो या फिर क्रिया के साथ जुड़ा हो। जैसे यहाँ पर एक लिखा हुआ है वाक्य कि पल्लव पुस्तक लाता है, तो पल्लव आपका कर्ता है, अब क्या करता है, वो लाता है, तो ये क्रिया है, लाने का काम कर रहा है। क्या लाता है, पुस्तक, तो किस पर प्रभाव पड़ा, कर्म पर। ये पूरक शब्द किसी में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, आगे भी हम पढ़ेंगे। तो इसको आप जल्दी से लिख लेंगे कि वाक्य क्या होता है, वाक्य की परिभाषा लिख लेंगे जल्दी से कि वाक्य क्या होता है। तो वाक्य क्या है, शब्दों के मेल से बनता है आपका क्या, वाक्य। और शब्द किसके मेल से बनता है, शब्द आपके वर्णों के मेल से बनता है। तो हिंदी भाषा में शुरू में आपने जब क्लास 6 से आप स्टार्ट करते हैं भाषा और व्याकरण, तो वहां पर हमने भाषा क्या होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई, फिर भाषा आपकी कैसे बनती है। तो भाषा बनने के लिए आपके पास क्या होते हैं, कुछ वर्ण होते हैं, उन वर्णों से आपके अक्षर या शब्द बनते हैं, उन वर्णों को ही हम अक्षर कहते हैं, ठीक है। और उनसे उनके मेल से, उनके भी सार्थक मेल से, ऐसा नहीं है कि हमने शब्दों को मिला दिया और वो आपका वर्णों को मिला दिया सॉरी, और वो आपके शब्द बन गए, नहीं, उसका अर्थ होना चाहिए तब जाके वो शब्द होगा। ऐसे ही सार्थक शब्दों के सार्थक मेल को, है ना, तो उससे जब आपका कोई उसका स्पष्ट अर्थ निकले, ऐसा नहीं हमने वाक्य शब्दों को जोड़ दिया और उससे हमारा वाक्य बन गया, नहीं, उस वाक्य का स्पष्ट अर्थ होना चाहिए, कुछ ना कुछ उसका अर्थ निकलना चाहिए, तभी हम कहेंगे वो आपका क्या है, वाक्य है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, शब्दों, सार्थक शब्दों या पदों के मेल से। और शब्द और पद में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, ये हमने यहाँ पर बताया कि कोई भी शब्द वर्ण से मिलकर कोई भी सार्थक शब्द जब तक वो स्वतंत्र अवस्था में है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि शब्द स्वतंत्र होते हैं, लेकिन आपके जो पद हैं वो स्वतंत्र नहीं होते हैं, क्योंकि वो किसी वाक्य में जुड़े हुए हैं, किसी वाक्य के साथ वो लगे हुए हैं। तो वाक्य आपके स्वतंत्र नहीं, सॉरी, पद आपके स्वतंत्र नहीं होते हैं, लेकिन शब्द आपके स्वतंत्र होते हैं। इस राम से आप कहीं भी ले जाइए, इसी किसी भी वाक्य में प्रयोग कीजिए, इस घर को आप किसी भी वाक्य में प्रयोग कीजिए, लेकिन इस वाक्य को आप देखिए, ये पूरा वाक्य है और ये जो है आपस में बंधे हुए हैं, आप घर को आप आगे नहीं कर सकते हैं, ये एक निश्चित क्रम में है, ठीक है ना। तो यहाँ पर शब्द और पद के बीच क्या अंतर है, ये भी हमने आपके क्लास 9th में पढ़ा होगा, वहां पे पद जो है आपका क्या है, एक पूरा ही चैप्टर है, उसको आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। सबसे अब इसके बाद देखिए यहाँ पर पूर्ण और स्वतंत्र होते हैं, जो आपके वाक्य हैं वो भी पूर्ण हैं और स्वतंत्र हैं। पूर्ण क्यों है, क्योंकि उसका अर्थ निकल रहा है। वाक्य की कही बातों का आशय स्पष्ट करते हैं, वाक्य जो है कही हुई बातों को, यानी कि जो हम बात कह रहे हैं, अब देखिए वाक्य जब हम कहेंगे तो पूरी बात हमें समझ में आएगी, तो उसका जो आशय है, उससे क्या मतलब है, वो हमें समझ में, वो हमें स्पष्ट करते हैं। शब्दों का एक निश्चित क्रम रखते हैं, और वाक्य जो है शब्दों के एक निश्चित क्रम रखते हैं। इसके बाद वाक्यों का पद क्रम इस प्रकार से होता है, तो ये है वाक्यों का पद क्रम। आगे भी हम यहाँ पे बताएंगे कि वाक्यों का पद क्रम क्या है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या कहा था, जब आप कोई वाक्य बनाते हैं तो सबसे पहले आपके पास क्या होता है, एक कर्ता होता है, उसके बाद कर्म आता है, उसके बाद आपका पूरक शब्द आता है और फिर क्रिया आता है। तो देखिए इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, ये जो आपको दिया हुआ है इसको जरूर आप नोट डाउन कीजिए कि आप कोई वाक्य जब बनाते हैं तो आपके पास एक क्रम होगा। क्रम क्या होगा, सबसे पहले कर्ता आएगा,
फिर कर्म आएगा, फिर एक पूरक शब्द होगा और फिर आपके पास क्रिया होगा। तो पहला आपका कर्म, इसको आप लिख लेंगे कर्म, फिर कर्ता आएगा। पहले कर्ता का मतलब जो काम करता है, किसी वाक्य में काम करता है। अब उदाहरण से देखिए, पल्लव पुस्तक लाता है, तो पल्लव जो है आपका यहाँ पर कर्ता है, क्योंकि पल्लव जो है काम कर रहा है। तो किसी भी वाक्य में जो काम करता है उसे कर्ता कहा जाता है। जिस पर काम का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। और क्रिया तो सभी जानते हैं, जो काम होता है वही क्रिया होता है। पूरक शब्द आपके कर्म के साथ जुड़े हो सकते हैं या क्रिया के साथ, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए, पल्लव पुस्तक लाता है, तो पल्लव आपका कर्ता हो गया है, पुस्तक आपका कर्म और लाता है ये आपका क्रिया हो गया है। पुलिस ने चोरों को घेर कर पकड़ा। पुलिस ने चोरों को घेर कर पकड़ा। किसको घेरा भाई? पुलिस ने चोरों को घेरा। अब क्या किया? पकड़ा। काम यहाँ पर पकड़ने का हुआ। पुलिस यहाँ पर आपका कर्ता है, चोरों को घेर कर। अब जो ये को घेर कर है ये पूरक शब्द है। पुलिस ने चोरों को, किसको? कर्म, किस पर प्रभाव पड़ा? चोरों पर प्रभाव पड़ा। जब पुलिस ने किसको घेरा? चोरों को, तो प्रभाव किस पर पड़ा? तो यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे हैं, ये जो शब्द है ना, तो मैं थोड़ा और नीचे करके लिख दूं। तो पुलिस आपका कर्ता हो गया है, पुलिस कर्ता है। इसके बाद चोरों ने, पुलिस ने चोरों को घेर कर पकड़ा। अब क्या किया? घेर कर। तो ये घेर कर जो है आपका पूरक शब्द है, और क्या किया? पकड़ा। तो ये आपका हो गया क्रिया शब्द। गाय हरी घास खाती है। गाय करता है, गाय काम करती है। क्या काम करती है? खाने का। तो गाय हरी घास, अब किस पर प्रभाव पड़ा? किस पर किया उसने? हरी घास पर। तो गाय जो है हरी घास खाती है, तो ये आपका करता है गाय, ये आपका कर्म है, और खाती है ये आपका क्रिया है, ठीक है। ऐसे ही चित्रकार चित्र बनाएगा, तो चित्रकार क्या करेगा? काम क्या होगा? क्रिया। ये हो गया आपका, ये आपका क्रिया शब्द है, और ये आपका कर्म है, ये आपका कर्म है, और ये आपका कर्ता है। तो इसी प्रकार से सारे वाक्य बनते हैं। सबसे पहले कर्ता आएगा, फिर कर्म आएगा, और फिर उसके बाद आपका क्रिया आएगा। कर्ता, कर्म, क्रिया, और इसमें पूरक शब्द भी हो सकते हैं, तो उनको आप देख लेंगे, ठीक है ना। जो भी पूरक शब्द, बस हमें यही पहचानना है, कर्ता, कर्म और क्रिया। तो ये है किसी भी वाक्य को बनाने की जो एक मेथड होता है, जिसको तरीका कहें तो ये तरीका होता है। अब इंग्लिश में आप क्या करते हैं? पहले आप सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर आप वर्ब लिखते हैं, और लास्ट में आप ऑब्जेक्ट लिखते हैं। लेकिन यहाँ हम वर्ब, जो आपकी क्रिया है, उसको लास्ट में लिख रहे हैं, तो दोनों में अंतर है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अंतर है। अब वाक्यों का भेद किया गया है, वाक्य भेद का आधार। सबसे पहले यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं। वाक्य भेद को स्पष्ट रूप से समझने के लिए निम्नलिखित वाक्यों की रचना पर ध्यान दीजिए कि किस प्रकार से ये वाक्य जो है बने हुए हैं। उसके बाद हम इसकी भेद के बारे में पढ़ेंगे। चित्रकार चित्र बनाएगा, चित्रकार चित्र बनाएगा और बाजार में बेचेगा। दूसरा दिखा है वाक्य, चित्रकार ने कहा कि वह चित्र बनाएगा। चौथा है, चित्रकार ने कहा कि वह चित्र बनाएगा और बाजार में बेचेगा। तो चार अलग अलग प्रकार की यहाँ पर आपको वाक्य दिख रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है कि उपर्युक्त वाक्यों में, उपर्युक्त जो लिखे हुए वाक्य हैं, पहला एक वाक्य है, दूसरा और तीसरा दो वाक्यों से, तथा चौथा 3 वाक्यों से वाक्य होने के बाद भी ये अलग अलग प्रकार के वाक्य हैं। तो आप देख पा रहे हैं, चित्रकार चित्र बनाएगा, इसमें आपके पास एक वाक्य है, एक ही वाक्य है। क्यों? क्योंकि चित्रकार कर्ता, चित्र कर्म, और तीसरा आपका बनाएगा, आपका क्या हो जाएगा? क्रिया। चित्रकार कर्ता, चित्र आपका कर्म, और बनाएगा आपका क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। दूसरे वाक्य पर जरा ध्यान देंगे कि चित्रकार चित्र बनाएगा और बाजार में बेचेगा। अब यहाँ पर दो वाक्यों को जुड़ाया गया है, लेकिन फिर भी ये एक वाक्य है, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या प्रयोग किया है? क्या प्रयोग किया है? ये और इस और ने क्या किया है? इन दोनों वाक्यों को, नहीं तो चित्रकार ने, चित्रकार चित्र बनाएगा और चित्रकार चित्र को बाजार में बेचेगा। तो यहाँ पर दो वाक्यों को हमने मिलाया है, जैसे कि नीचे लिखा है कि पहला एक वाक्य है, दूसरा और तीसरा जो है दो वाक्यों से, और चौथा वाक्य आपका 3 से बना हुआ है।
तो इसमें भी क्या लिखा है, चित्रकार ने कहा कि वह चित्र बनाएगा। चित्रकार ने कहा कि वह चित्र बनाएगा। तो 2 है। क्यों? क्योंकि चित्रकार ने कहा, पहले तो उसने कहा कि अब जो ये कि शब्द है, ये जो है क्या कर रहा है, इन दोनों वाक्यों को अलग कर रहा है। जैसे ऊपर आप और ने इन दोनों वाक्यों को अलग किया है, यहाँ पर भी 2 वाक्य हैं। 2 वाक्यों को कि वह चित्र बनाएगा, वह चित्र बनाएगा। तो यहाँ पर आपका कर्ता कौन है, वह, और कर्म आपका चित्र और बनाएगा, ये आपका 2 वाक्य है। ठीक है। लेकिन इन दोनों वाक्यों को फिर भी हम क्या कर रहे हैं, एक ही साथ लिख रहे हैं, एक ही वाक्य बनाकर हमने लिखा। इसी आधार पर हम वाक्यों के भी भेद करते हैं, क्योंकि कहीं कहीं हम सिर्फ एक वाक्य में अपनी बात बता रहे हैं, कहीं कहीं हम एक वाक्य में 2 बातें बता रहे हैं कि चित्रकार ने चित्र बनाएगा और बाजार में बेचेगा। तो चित्रकार ने पहले तो बनाया और फिर बेचा, 2 काम किए, 2 कार्य हुआ, 2 वाक्य है ये। अगर इसको तोड़ें आप तो चित्रकार ने चित्र बनाया, चित्रकार चित्र बनाएगा, पहला वाक्य ये हो गया। चित्रकार बाजार में बेचेगा, या वह बाजार में बेचेगा। यहाँ पर और शब्द लगा करके इन दोनों वाक्यों को हमने क्या किया है, एक साथ एक वाक्य बना दिया है। तो यही बात यहाँ पर कही गई है। अब तीसरे में चौथे में देखिए, चित्रकार ने कहा कि, तो पहला तो ये हो गया चित्रकार ने कहा, उसके बाद कि वह चित्र बनाएगा, तो दूसरा वाक्य ये हो गया। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको अलग पेन से करके दिखा देती हूँ। ये पहला वाक्य है कि चित्रकार ने कहा, तो ये पहला आपका वाक्य हो गया। इसके बाद की ने तो उसको जोड़ा है, वह चित्र बनाएगा, ये दूसरा वाक्य है, और इसने बाजार में बेचेगा। तो 3 वाक्यों को जुड़ा करके भी हम क्या कर रहे हैं, एक ही वाक्य की बात कर रहे हैं। इसी आधार पर, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि कुछ वाक्य लिखे हुए हैं, और वाक्य भी क्या है, वाक्य का जो मेथड होगा, जो करने का तरीका होगा, सबसे पहले हम कर्ता लिखेंगे, फिर कर्म लिखेंगे, फिर उसमें कोई पूरक शब्द आ सकता है और प्लस क्रिया आ सकता है। पूरक नहीं है तो सीधे क्रिया आ जाएगा, कई शब्दों में सीधे क्रिया आ जाता है। जैसे पल्लव पुस्तक लाता है, तो इसमें जो है आपका कर्ता है, कर्म है और क्रिया है। तो 3 चीजों से बेसिकली बनता है। इसमें कुछ आपके पूरक शब्द हो सकते हैं। अब यहाँ पर हमने वाक्यों के भेद के बारे में बता रहे हैं। तो भेद के बारे में समझने पहले हमने क्या किया, कुछ वाक्य यहाँ पर लिख दिए हैं। इन वाक्यों को पढ़ के हमें क्या पता चल रहा है कि पहले जो वाक्य में एक ही वाक्य है, दूसरे वाक्य में चित्रकार चित्र बनाएगा, यानी कि अगर आप इसमें कर्ता, कर्म और पूरक की बात करें या क्रिया की बात करें, तो 2 बार आपका आ जाएगा, क्योंकि एक बार तो आपका बनाएगा आ गया क्रिया, दूसरी बार आपका बेचेगा आ गया है। इसके बाद आपका बाजार में, पहले कर्म आपका चित्र था, ठीक है ना, अब क्या हो गया है, बाजार हो गया है। तो 2 चीजें आ रही हैं। तो यहाँ पर आपके 2 वाक्यों को जोड़ करके एक वाक्य बनाया गया है। ठीक है। और तीसरे में आप देख पा रहे हैं कि 3 वाक्यों को जुड़ाया है और एक ही वाक्य बना फिर भी। तो इसी आधार पर इनके भेद किए गए हैं। ये आपको समझ में आ गया। अब आगे हम चलते हैं, इस आधार पर किस प्रकार से इनका भेद हुआ है। तो आपने देखा, पहला आपका क्या है, आपने यहाँ पर उदाहरण से देखा कि पहले में एक ही वाक्य था, तो ये तो आपका क्या था, सरल वाक्य, सरल वाक्य। इसके बाद दूसरे में आप इसे संयुक्त वाक्य कह सकते हैं, संयुक्त वाक्य कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 वाक्य मिल करके एक वाक्य बनाते हैं, और यहाँ पर देखिए बहुत सारे हैं, तो इसको आप मिश्र वाक्य कह सकते हैं। तो बेसिकली आपने यहाँ से क्या चीजें सीखी, जो वाक्य है उसके 3 भेद हैं। हमने अभी पढ़ा कि वाक्य जो है ना, उसके वाक्य के भेद, वाक्यों के भेद, और भेद में भी आप देखेंगे यहाँ पर 3 इसके भेद हुए हैं। कौन कौन से भेद हैं वो, पहला भेद है, दूसरा है और तीसरा है। तो पहला हमने क्या कहा, संयुक्त वाक्य, सॉरी सरल वाक्य। पहला है आपका सरल वाक्य, दूसरा है आपका संयुक्त वाक्य,
और तीसरा है आपका मिश्र वाक्य। तो 3 भेद किए हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब सरल वाक्य क्या होता है, ठीक है, इन 3 भेदों के बारे में आप जानेंगे। तो पहला है आपका सरल वाक्य, ठीक है। आइए इसके बारे में देखते हैं, सरल वाक्य होता क्या है। तो देखिए क्या कहा गया है, सरल वाक्य एक कर्ता और एक क्रिया के मेल से बनता है। अभी हमने क्या कहा था, वाक्य को बनाने की क्या विधि है, सबसे पहले आप कर्ता लिखेंगे, फिर आप कर्म लिखेंगे, लेकिन हमेशा कर्म नहीं आता है या पूरक हमेशा नहीं आता है, ठीक है ना, और क्रिया, लेकिन क्रिया और कर्ता तो आपका आएगा ही। कोई भी काम कर रहे हैं आप, कोई वाक्य कह रहे हैं, तो किसी भी काम में आपका कर्ता होगा करने वाला और काम भी होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, सरल वाक्य जो है एक कर्ता और एक क्रिया के मेल से बनता है, इसमें कोई उपवाक्य जुड़ा नहीं होता है। ऐसे कछुए ने खरगोश को हरा दिया, कछुए ने, जैसे आपका क्या है, कछुए ने खरगोश को हरा दिया, नौकर ने समय पर काम पूरा कर दिया। तो यहाँ पर देखिए बाकी तो आपके क्या है, ये तो आपके पूरक हो गया, तो नौकर ने, ये तो आपका कर्ता हो गया, और काम पूरा कर लिया, ये तो आपका क्या हो गया है, क्रिया हो गया है, और समय पर ये आपका पूरक हो गए हैं, तो इसको तो आप लिखेंगे नहीं, तो यहाँ पर क्रिया आ गया है, ठीक है। ऐसे ही ड्राइवर समय से बस लेकर नहीं आया, ऐसे ही नेक्स्ट है, पक्षी शाम होते ही घोंसले की ओर लौट आते हैं। तो इनमें आपको सिर्फ क्या दिखेंगे, या तो आप क्रिया दिखेगा, कर्ता दिखेगा और क्रिया दिखेगा, ठीक है ना। तो सरल वाक्यों की रचना भी जो है 2 प्रकार से की जाती है। यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो सरल वाक्य हैं उनकी रचना करने के लिए भी 2 प्रकार से उनकी रचना की जाती है। पहले देखिए, सरल वाक्यों की रचना मुख्यतया 2 घटकों से होती है, पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय, ठीक है। तो उद्देश्य क्या है, वाक्यों में जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहा जाता है, इसे कर्ता भी कहा जाता है, और उद्देश्य कभी एक शब्द का होता है तो कभी इसकी विशेषता बताने वाले शब्द इसमें जुड़ जाते हैं, तब यह कोई शब्दों के मेल से बनता है। जैसे पौधे बढ़ने लगे हैं, पौधे बढ़ने लगे हैं, छोटे बड़े, छोटे बड़े सभी पौधे बढ़ने लगे हैं। तो ये देखो यहाँ पर जो पौधे बढ़ने लग गए हैं, ये आपका क्या है, यहाँ पर एक ही कर्ता है, लेकिन कभी कभी इसमें क्या लग जाता है, विशेषता बताने वाले शब्द इसमें जुड़ जाते हैं। जैसे हमने क्या कहा है, छोटे बड़े, अब ये छोटे और बड़े क्या हैं, विशेषता है, किसकी विशेषता बता रहे हैं, पौधों की, या पौधे क्या है, संज्ञा है, और संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो सरल वाक्य हैं उनको बनाने के भी, उसकी रचना करने के भी 2 घटक हैं। पहला है उद्देश्य, जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहा जाता है, जिसके बारे में क्या हो, कुछ बताया जाता है उसे क्या कहा जाता है, उसे उद्देश्य कहा जाता है। इसे कर्ता भी कहा जाता है, कर्ता भी कहा जाता है। देखिए अब कर्ता आप जानते हैं जो काम करता है, यहाँ पर जो काम कर रहा है, क्या कहा गया है, पौधे बढ़ने लगे हैं, तो कौन बढ़ रहे हैं, पौधे, तो काम कौन कर रहे हैं, पौधे, तो ये हैं आपके पौधे। अब यहाँ पर हमने क्या कहा, छोटे बड़े पौधे, सभी पौधे, अब ये जो है इसने कुछ विशेषता बता दी है, बढ़ने लगे हैं, तो दोनों यहाँ पर क्या हो जाएंगे, कल तक के मुरझाए रहने वाले छोटे 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 बड़े सभी पौधे बढ़ने लगे हैं। अब यहाँ पर और भी क्या लिखा है, इन वाक्यों में तो ये क्या कहा गया है, अब इसमें के अलावा देखिए, कल तक के मुरझाए रहने वाले छोटे बड़े सभी पौधे जो हैं बढ़ने लगे हैं। अब यहाँ क्या कहा गया है, इन वाक्यों में जो है रंगीन अंश उद्देश्य है, क्योंकि वाक्य का शेष अंश इसके बारे में ही
कुछ बता रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ सब कुछ हम किसके बारे में बता रहे हैं, पौधों के बारे में ही बता रहे हैं। तो ये पहला जो घटक है ये आपका उद्देश्य हो गया है, ठीक है। तो सब कुछ हम किसके बारे में, तो जो वाक्य में उद्देश्य है वो क्या है, पौधे के बारे में बता रहे हैं। तो ये जो है क्या है, उद्देश्य वाक्य हो गए हैं, जिसमें आपके दो ही चीजें हैं, लेकिन यहाँ पे और चीजें भी जुड़ी हुई हैं, लेकिन उन और चीजों का जो शब्द हैं वो सब आपके पौधों के बारे में ही बता रहे हैं। अब इसके बाद है आपका विधेय वाक्य। क्या होता है, वाक्यों में जिस अंश द्वारा अपने उद्देश्य के बारे में कुछ बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं। विधेय एक शब्द का हो सकता है या पूरकों के साथ मिलकर कई शब्दों के मेल से बन सकता है। जैसे आपका मजदूर गया, मजदूर घर गया, मजदूर मजदूरी लेकर सरपट घर गया। तो ये सब क्या है, विधेयक है। क्या है, विधेय, ठीक है। उद्देश्य और विधेय दो चीजों से मिलकर बनता है आपका क्या, सरल वाक्य, उद्देश्य और विधेय। तो विधेय देखिए, वाक्यों में जिस अंश द्वारा अपने उद्देश्य के बारे में कुछ बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं। विधेय एक शब्द का भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर मजदूर गया, इसके बाद मजदूर घर गया, मजदूर मजदूरी लेकर सरपट घर गया। तो मजदूर काम समाप्त होते ही मजदूरी लेकर सरपट घर गया। तो देखो उसी से एक कितना बड़ा यहाँ पर वाक्य बन गया है। इन वाक्यों के जो रंगीन अंश उसके बारे में कुछ इस प्रकार से बताए गए हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरण, जैसे राम के अनुज लक्ष्मण ने, तो ये उद्देश्य है, परशुराम का क्रोध भड़का दिया, तो ये विधेयक हो गया। ऐसे ही रंग बिरंगे फूल सभी का मन मोह लेते हैं, तो ये उद्देश्य है, रंग बिरंगे फूल यहाँ तक, और सभी का मन मोह लेते हैं, ये विधेयक हो गया, ये विधेय हो गया। ऐसे ही पुलिस की वर्दी में आए आतंकी, इतना आपका उद्देश्य, और अचानक गोली चलाने लगे। नीली जर्सी वाले फुटबॉल टीम ने लगातार कई गोल किए, तो ये उद्देश्य और ये आपका विधेय हो गया है, ठीक है। तो ये सभी जो है क्या है, सरल वाक्य है। हम सरल वाक्यों के बारे में पढ़ रहे थे। इसके बाद हमने तीन वाक्यों के तीन भेद बताए थे आपको। कौन कौन से वाक्यों के तीन भेद बताए थे, पहला सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, और ये भी हमने इन वाक्यों के ही आधार पर बताए थे, ठीक है। इसके बाद कल की क्लास में हम क्या करेंगे, हम इसके जो संयुक्त वाक्य हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।